हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिका मंत्रा में। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक, तो क्लास ट्वेल्थ का जो पहला यूनिट है वो है रिप्रोडक्शन, और इस यूनिट को 4 चैप्टर्स में डिवाइड करके हम कवर करते हैं, पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, तीसरा रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, एंड फोर्थ चैप्टर इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो हम लोग पहले चैप्टर की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। स्टार्ट करने से पहले सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल मेडिका मंत्रा को सब्सक्राइब करें सभी, और अपने दोस्तों में अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज मेडिका मंत्रा और इंस्टाग्राम पेज पर भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस medicamantra@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग पहले चैप्टर की बात शुरू करेंगे, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में इसको कई पार्ट में हम लोग डिवाइड करके कवर करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे वो आपको ध्यान से समझ लेना है। ओके, आपको क्या क्या टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने हैं। पहला, डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन क्या है। ठीक है, रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, फैक्टर्स अफेक्ट टू द रिप्रोडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहला मेथड है। दो तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, पहला सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और इसके कितने मेथड्स हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मेथड्स हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं कि रिप्रोडक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो क्लास 11 का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन को समझने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, वो जो कि उस ऑफस्प्रिंग उस ऑर्गेनिज्म के जैसा ही होगा। एंड वो ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग आया, दैट ग्रो, मेच्योर, एंड फाइनली वो ऑफस्प्रिंग क्या करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। जो ये पूरा साइकिल है बर्थ का, ग्रोथ का एंड डेथ का, दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज यंग वंस और ऑफस्प्रिंग दैट इज सिमिलर टू इटसेल्फ, जो कि अपने पेरेंट्स के जैसा होगा। एंड दैट ऑफ स्प्रिंग ग्रो, जो ऑफ स्प्रिंग आया वो ग्रो करेगा एंड मेच्योर होगा, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, और वो जो ऑफ स्प्रिंग है वो खुद का ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। सो दैट एक यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है, दैट इज द बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ का। ठीक ठीक है, फाइनली वो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डेथ हो जाता है उसका, एंड दैट इज नोन एज लाइफ साइकिल। जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, कोई भी ऑफस्प्रिंग का क्या हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा और वो ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ के बाद जब मेच्योर हो जाएगा तो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, और फाइनली उसका डेथ हो जाता है। तो ये कंप्लीट किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या है, लाइफ साइकिल। यहाँ एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, चिकन का लाइफ साइकिल है। ठीक है, ये अब क्या करा, एग ले करा, एग में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, एग हैच करेगा, और एग हैच के बाद चिक्स निकलेंगे, एंड चिक्स का फिर क्या करेगा, वो मेच्योर होगा एंड फिर से वो एग ले करेगा, एंड देन अगेन एग, एंड सो इस तरह से लाइफ साइकिल का क्या होगा, लाइफ साइकिल चलता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे हमने क्या समझ लिया, रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, और वो ऑफस्प्रिंग फिर से क्या करेगा, ग्रो करेगा, मेच्योर होगा, और फिर से वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, एंड फाइनली उसका डेथ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट जो समझना है, दैट इज द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है, जो आपने ये अभी लाइफ साइकिल देखा, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो नेचुरल जो
बर्थ बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रहे हैं, जो नेचुरल डेथ होगा उसके बीच का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ स्पैन। ठीक है, लाइफ स्पैन हर अलग अलग इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन अलग अलग होगा। जो हमारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अलग अलग लाइफ स्पैन होंगे। किसी का कुछ दिन का होगा, किसी का कुछ सालों का होगा, किसी का कुछ महीने का होगा। ठीक है, वो आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स में बात करेंगे। ठीक है, लाइफ स्पैन यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है, पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। जैसे लाइफ स्पैन यहाँ पे क्रो का लिखा हुआ है कितना? 15 ईयर्स। यहाँ पे क्रो का लाइफ स्पैन कितना? 15 ईयर्स। ये 15 ईयर्स तक हमारे इसका लाइफ स्पैन है, एक एवरेज लाइफ स्पैन। ठीक है, और लाइफ स्पैन पैरेट का है कितना? 140 ईयर्स। कितना? 140 ईयर्स। एंड ऐसे ही लाइफ स्पैन एलिफेंट का क्या है? 65 टू 90 ईयर्स। कितना? 65 टू 90 ईयर्स। अब यहाँ 3 एग्जाम्पल में आप देख के समझ पा रहे होंगे कि पैरेट एंड क्रो का साइज जो है में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अगर हम क्रो या एलिफेंट का कंपैरिजन करें तो इनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। एलिफेंट आपका बहुत जाइंट साइज का है, क्रो बहुत छोटे साइज का है, ऐसे पैरेट भी बहुत छोटा साइज का है। लेकिन इनके लाइफ स्पैन को अगर देखें तो एलिफेंट का लाइफ स्पैन कितना है? 65 टू 90 ईयर्स। अगर हम क्रो से कंपैरिजन करें तो इसका लाइफ स्पैन कम है, 15 ईयर्स। लेकिन यही अगर हम पैरेट से कंपैरिजन करें तो इसका लाइफ स्पैन कितना है? 140 ईयर्स। ठीक है, तो मीन्स ये एक बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी साइज है, क्या है? जो उसका साइज है वो उसके लाइफ स्पैन को अफेक्ट नहीं करता। मीन्स यही आपको ध्यान से समझना है। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरेट आर नॉट वेरी डिफरेंट। बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनके लाइफ स्पैन में क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो एलिफेंट और क्रो का पैरेट का जो बॉडी साइज है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और क्या है? लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब ये सोच रहे होंगे कि जिसका बॉडी साइज बहुत ज़्यादा बड़ा उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप एग्जांपल से देख सकते हैं, पैरेट का साइज छोटा है लेकिन इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एलिफेंट। ठीक है, तो यही आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज जो है वो लाइफ स्पैन को अफेक्ट नहीं करता। मीन्स लाइफ स्पैन बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ नोट करके हमने यहाँ लिख दिया है, दैट इज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस पर बहुत बार क्वेश्चंस बन चुके हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। कोई भी इंडिविजुअल है जो क्या है? इमॉर्टल नहीं है। सॉरी, या दूसरा पॉइंट है। अभी ये आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो उसके लाइफ स्पैन उसके बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं है, मीन्स अमर नहीं है, उसकी डेथ होनी है, एक्सेप्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? इमॉर्टल होते हैं, मीन्स वो अमर होते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है। वो क्या करेंगे? बर्थ होगा, ग्रो होगा, फिर से वो क्या करेंगे? बर्थ करेंगे, ग्रो, मीन डेथ नहीं होती। और इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या है? बैक्टीरिया है, अमीबा है, मीन्स किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं एक चार्ट में। जैसे एलिफेंट का आपने अभी देखा, रोज 5 to 7 ईयर्स, डॉग 20 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, बनाना ट्री 20 to 25 ईयर्स, क्रो का काऊ का है आपका 15 to 25 ईयर्स, पैरट का 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, हॉर्स 62 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 20 to 30 डेज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मे फ्लाई 1 डेज एंड राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स या 90 to 120 डेज। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपने देख रखा होगा, लेकिन इसमें से ये फ्रूट फ्लाई और मे फ्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कैसा होगा। तो यहाँ पे उसके पिक्चर्स भी हैं। दैट इज़ द फ्रूट फ्लाई, इसका लाइफ स्पैन 20 to 30 डेज, एंड मे फ्लाई ओनली 1 डेज। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पूछे जा सकते हैं।
तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या किसका लाइफ स्पैन कितना है। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर्स, बनियान ट्री लगभग आपका 200 to 300 ईयर्स, हमिंग बर्ड 8 ईयर्स, पिग 27 ईयर्स, टोड 36 ईयर्स, स्वान 102 ईयर्स, ईगल 55 ईयर्स, आउल 68 ईयर्स, हिपोपोटामस 49 ईयर्स, चिंपैंजी 45 ईयर्स एंड कार्प 47 ईयर्स। इनमें से जो एग्जांपल्स हमने नहीं देख रखे हैं वहाँ पे उनकी हम कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लगा दिए। जैसे हमिंग बर्ड आपने ये देखा हुआ होगा, अलग अलग डिफरेंट कलर्स में देखने को मिलता है। हिपोपोटामस एंड टॉर्टोइज सबने देख रखा होगा, एंड कार्प, दिस इज द फिश, इनका लाइफ स्पैन क्या है 47 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में इसको रखने की जरूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो हमें समझना है कि रिप्रोडक्शन का रोल क्या है। रोल की अगर हम बात करें कि मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो क्यों रहा है, इसका रोल क्या है इस नेचर में रिप्रोडक्शन का, तो एक स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। क्या याद रखना है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मीन्स किसी भी स्पीसीज को कंटिन्यूसली इस प्लेनेट पर बनाए रखने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये इसका रिप्रोडक्शन का रोल है। जैसे हम अपने एंसेस्टर से आए हैं और हमारे आपके बाद नया ऑफस्प्रिंग आएगा, तो ये लगातार ये क्या है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से ही पॉसिबल हो पा रहा है कि हर स्पीसीज इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से इस अर्थ पर मेंटेन कर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये आपका क्या है, इसका मेन रोल है, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, मींस ऑर्गेनिज्म रह कहाँ रहा है, उसका नेचुरल होम क्या है, वो भी अफेक्ट करता है। मींस एक्वेटिक एनिमल है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, एरियल है, एर्बोरियल है, मींस कैसा हैबिटेट है वो उसको अफेक्ट करता है। इंटरनल फिजियोलॉजी मींस उसकी इंटरनली जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कि वो बायोकेमिकली मींस इंटरनल फिजियोलॉजी उसकी फास्ट है, स्लो है, ये भी अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मींस जो कैसा टेम्परेचर है, कैसा वहाँ का मॉइस्चर है, कैसा वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी अफेक्ट करता है किसको, रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए। और हमें जब नेक्स्ट टॉपिक की बात करनी है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि कौन कौन से मोड हैं रिप्रोडक्शन जो कि हमें ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आज पहले असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इसी को कंप्लीट करेंगे, देन आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, पहले तो हमें रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझ ली। क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड जिसमें ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो वो किससे प्रोड्यूस हो, एक सिंगल पेरेंट से। किससे प्रोड्यूस हो, एक सिंगल पेरेंट, इसमें क्या हो, एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और या फिर हम इसमें बोल सकते हैं कि इनमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, इनमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। मीन्स गैमीट का फॉर्मेशन कब हो, कैसे होता है, मियोसिस डिवीजन से होता है। तो मीन्स यहाँ पे बिना गैमीट बने रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपको दिमाग में हमेशा बना के रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कैसा पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और या फिर ये ध्यान में रखना है कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो मतलब मियोसिस डिवीजन नहीं होगा इसमें, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। अब डिवीजन आगे हम नेक्स्ट चैप्टर, जो आपका सेल डिवीजन है वो एक अलग से चैप्टर है, दो तरह के डिवीजन होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस, तो उसको हम वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो मियोसिस डिवीजन नहीं होता है यहाँ, ये आपको ध्यान में अभी रखना है। फिर क्या है मियोसिस, क्या है माइटोसिस, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जो इनके ऑफस्प्रिंग इस असेक्सुअल मोड से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये आपस में आइडेंटिकल, जैसे एक पेरेंट से 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ तो चारों के चारों वो आइडेंटिकल होंगे। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, 2 शिप हैं, दोनों कैसे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल से दिख रहे हैं, आइडेंटिकल।
अब यहाँ पे दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है, आइडेंटिकल एंड सिमिलर। आइडेंटिकल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑर्गेनिज्म बिल्कुल 100% एक जैसा कॉपी हो, दैट इज तब हम आइडेंटिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और सिमिलर मिलता जुलता हो, एक जैसा हो बट थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हो, तब हम सिमिलर वर्ड यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे जब असेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस हुआ होगा, रिप्रोडक्शन के थ्रू बर्थ हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और ये तो आपस में आइडेंटिकल होंगे एंड दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दियर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के भी एग्जैक्ट कॉपी होंगे, जो उनका पेरेंट्स है बिल्कुल वैसे ही होंगे। तो मार्फोलॉजिकली हम ये आइडेंटिकल हो गया, तो मार्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो जब आइडेंटिकल हो गया तो मॉर्फोलॉजी उसकी सेम हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो और ऑफस्प्रिंग्स हैं ये जेनेटिकली भी सेम होंगे, जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे। जेनेटिकली का मतलब इनके जो सेल का जीन है, जो इनके सेल के अंदर, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि कोई सेल होता है, सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक मटेरियल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए ही क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल, जैसे दो सिप्स हैं, जैसे ये एक सिप है आपकी, ठीक है, इसके जो सेल्स होंगे, इसकी बॉडी के जो सेल्स होंगे, उसके जो सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा, और इस सिप की जो बॉडी के सेल होंगे, इसके सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, ये जेनेटिकली एक जैसे होंगे, ये डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हो, मीन्स उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, द इंडिविजुअल विच आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली आइडेंटिकल, दे आर कॉल्ड क्लोन। तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान में रखना, क्लोन। ठीक है, क्लोन कब बोलेंगे, जो कैसा हो, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। ठीक है, आइए, आई कैसा हो, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, नॉट सिमिलर, आइडेंटिकल। ये ध्यान में रखना आपको, ये टर्म आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी हम उसको क्लोन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्लोन भी सिप से ही बनाया गया था। ठीक है, जिसका नाम था क्या, डॉली। सिप का क्या नाम रखा गया था, डॉली। ठीक है, तो ये क्लोन तैयार किया था हमारे साइंटिस्टों ने, सबसे पहला सबसे पहला क्लोन। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इनके एग्जाम्पल्स की हम बात करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे हमें ब्रीफ में समझना है, एग्जाम्पल्स को डिटेल में नहीं समझना है, लेकिन क्या मेथड्स हैं, या फिर हम एग्जाम्पल समझ लें, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स बोल लें या फिर एग्जाम्पल बोल लें, कहाँ किस मेथड से किन रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमें आपको समझना है। तो सबसे पहला मेथड है आपका बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन किन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अभी इसके पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में एक पॉइंट और आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना था, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। ये इमॉर्टल होते हैं, इनकी डेथ नहीं होती है, और ये दो किंगडम से बिलोंग करते हैं, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा। आप 10th में भी पढ़े होंगे, या और क्लासिफिकेशन 11th में भी पढ़े होंगे। तो जो 5 किंगडम सिस्टम है आपका आर एस विटेकर का, तो ये उन्हीं के दो किंगडम है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, और 3 किंगडम और है, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं, किंगडम मोनेरा में आपके प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, ये एग्जाम्पल है आपका
किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स का, यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा का। बाइनरी फ्यूजन भी कई टाइप्स के हैं, आगे जब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे, बट यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू समझ लेना है। बाइनरी फ्यूजन आपका ये बैक्टीरियल बाइनरी फ्यूजन है, मीन्स मोनेरा के मेंबर्स में, इनमें बैक्टीरिया में किस तरह से बाइनरी फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले अपना ये क्या करता है, जो इनका बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, वो रेप्लिकेट करता है, जस्ट एक कॉपी और तैयार करता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, इनका जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, जो इनका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, वो क्या करता है, सेपरेट करता है इन दोनों डीएनए के, जस्ट कंटेंट डबल हो जाता है, आधा एक तरफ आधा एक तरफ, वो सेपरेट करता है। एंड देन इनका जो क्रॉस वॉल है वो इनवेजिनेट करता है। इनवेजिनेशन का मतलब वो ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं दोनों तरफ से। फिर उसके बाद ये क्रॉस वॉल क्या करती है, कंप्लीटली एक दूसरे से अटैच हो जाती है और दो पार्ट में ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, और ये क्या करता है, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। ये तो रही बात हमारे किसमें, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, मतलब मोनेरन्स में, जो मोनेरा के मेंबर्स हैं, ठीक है। और जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, इनमें भी बाइनरी फिजन कई तरह से देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन के प्लेन ऑफ डिवीजन, किस प्लेन से वो ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, उसके बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड इरेगुलर बाइनरी फिजन। और इसके एग्जांपल्स को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है कहाँ, यूग्लिना में। कहाँ, यूग्लिना में। यूग्लिना में कैसा देखने को मिलता है, लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि इनका जो बॉडी सेपरेट होता है वो लॉन्गिट्यूडनली दो पार्ट में सेपरेट होता है, इसलिए हम इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन बोलते हैं। और ट्रांसफर बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है कहाँ, पैरामीशियम में। कहाँ, पैरामीशियम में, ठीक है। क्योंकि इनका बॉडी कैसा होता है, ट्रांसवर्सली दो पार्ट में, दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर बाइनरी फिजन। और अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। कैसा, इरेगुलर बाइनरी फिजन। अमीबा इसका एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, अमीबा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए पहले मेथड का, बाइनरी फिजन का। मींस एक पेरेंट एक पेरेंट दो डॉटर सेल में जब डिवाइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है इसका, बाइस्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये देखने को कहाँ मिलता है, फंजाई में और एल्गी में। जैसे कुछ स्पोर्स का नाम है कोनिडिया, पेंसिलियम में देखने को मिलता है। यहाँ कुछ स्पोर्स आपको दिख रहे हैं, जैसे जू स्पोर है, कोनिडिया है, ठीक है, एंड स्पोरेंजियो स्पोर्स हैं, ठीक। तो ये कुछ स्पोर्स हैं जो कि फंगस में देखने को मिलता है। और यहाँ एक आपका क्लेमाइडोमोनास, दिस इज द एन एल्गा, ये एक एल्गी है, एक एल्गा है। इसमें जो इसका जू स्पोर है वो आपको ये देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्लैजिला होता है जिसकी हेल्प से ये स्पोर मूव करते हैं। इनका ये न्यूक्लियस हो गया पायरिनोइड, दे कंटेन रिजर्व फूड। ये इस स्पोर का रिजर्व फूड है। जब तक ये जर्मिनेट नहीं करता, जब तक ये फेवरेबल कंडीशन में नहीं आता, तब तक ये अपना इसी पायरिनोइड से फूड ऑब्टेन करता है। तो ये कोनिडिया बाइस्पोर्स, कहाँ बाइस्पोर अगर हम बात करेंगे तो कहाँ देखने को मिलता है, फंजाई और एल्गी में। और पेनिसिलियम में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ये क्लेमाइडोमोनास का जू स्पोर है। ये इनके एग्जाम्पल्स को आपको दिमाग में ध्यान में रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका बर्ड। बर्ड फॉर्मेशन से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि हाइड्रा में देखने को मिलता है। ये इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रा का प्लांट जो बॉडी है उससे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करना शुरू करता है, एंड देन ये इंक्रीज करता है धीरे धीरे साइज में। एंड ये एक सर्टेन साइज अटेन करने के बाद अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाता है। पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर एक इंडिपेंडेंट हाइड्रा की तरह बिहेव करने लगता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग इन हाइड्रा। ऐसे ही जो स्पंजेस हैं, स्पंजेस आपके कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं, पोरीफेरा से। कौन से, पोरीफेरा फाइलम से। जब 11th में पढ़ा होगा तो फाइलम पोरीफेरा एनिमल्स का, प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा आता है। पोरीफेरा में भी एक क्या बोलते हैं, एक स्पेशल टाइप के वेजिटेटिव स्पोर्स बनते हैं या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं, असेक्सुअल स्ट्रक्चर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बिना मियोसिस के, जिसे हम बोलते हैं जेम्यूल। क्या बोलते हैं, जेम्यूल। ये आर्कियोसाइट सेल्स उनकी होती हैं जो मॉडिफाई होकर क्या बनाती हैं, आपका जेम्यूल। एंड जेम्यूल जब ये
बाहर आते हैं फेवरेबल कंडीशन में एंड दे ग्रो एंड फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जेम्यूल फॉर्मेशन किसका दिखाया गया है? स्पॉन्जिला का। किसका? स्पॉन्जिला का। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका जेम्यूल फॉर्मेशन का। नेक्स्ट आपका जो मेथड है यहाँ जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ राइजोम। जिंजर आपने सभी अपने घरों में यूज करते हैं, तो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन ये आपका क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन जिसे हम राइजोम कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है, और इससे भी नए प्लांट ग्रो होते हैं, इसको अगर हम सॉइल में डाल दें। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है आपका बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूरिन, सॉरी ट्यूरियन। ट्यूरियन क्या है? जो हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स मीन्स दैट प्लांट्स विच आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो पानी में होते हैं, कभी उन प्लांट्स को आप उठा के देखो, बाहर निकाल के देखो, तो ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं। दे आर द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फॉर द रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्यूरियन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूरियन। और ये नए प्लांट्स को फॉर्म करते हैं। ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा अगेव। अगेव में बल्बिल फॉर्मेशन होता है। बल्बिल फॉर्मेशन यहाँ स्टेम के बेसल पार्ट से एक बल्ब लाइक या रूट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जो नए प्लांट्स को फॉर्म करता है। तो ये आपको देखने को बल्बिल का फॉर्मेशन कहाँ होगा? अगेव में। इनके एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। ऐसे आपको पोटैटो में देखने को मिलता है, सबको सभी ने देखा हुआ है। पोटैटो को हम क्या है? वो ट्यूबर है, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो इस ट्यूबर पे एडवेंटिटियस बर्ड ग्रो करती हैं और नए प्लांट्स इससे बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही बल्ब आपका अनियन में आपने देख रखा होगा, अनियन आप सभी यूज कर रहे हैं। बल्ब, अनियन का जो बल्ब है ये लीफ का मॉडिफिकेशन, और इनके बिल्कुल सेंटर में यहाँ एडवेंटिटियस बर्ड्स होते हैं जो ग्रो करके नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऑफसेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? वाटर हाइसियंथ में या फिर इकॉर्निया में, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, दैट इज द इकॉर्निया। आपने कहीं स्टैगनेंट वाटर देखा होगा, पॉन्ड्स देखा होगा, तो उसमें ये पूरे सरफेस पे कवर करके रखते हैं। ये क्या करते हैं? पूरे सरफेस को कवर कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जो नीचे सॉइल सरफेस पे जो फिशेज रहती हैं, उस वाटर बॉडी में फिशेज होती हैं, उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है, सो दैट दे आर कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल की जो खाड़ियाँ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनका ग्रोथ होने की वजह से पूरा सरफेस ये कवर कर लेते हैं, जिससे फिशेज की डेथ होने लगती है, या फिर जो वहाँ के एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ होने लगती है। ये पिस्टिया में भी ये आपका ऑफसेट बनता है, दिस इज द ऑफसेट। अगर ये यहाँ से कट हो गया तो नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। ये धीरे धीरे ऐसे हॉरिजेंटली ग्रो करते रहते हैं और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट का एग्जाम्पल याद रखना है, हाइसियंथ में, वाटर हाइसियंथ में, या फिर इकॉर्निया, या फिर आपका पिस्टिया। ऐसे सकर्स, सकर्स क्या है? कुछ जो प्लांट्स हैं, जैसे कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है? पाम में, क्राइजेंथमम में, ब्लैकबेरीज में। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक मेथड है, जिसमें क्या होगा? जो इनका प्लांट का बेसल पार्ट है, बेसल पार्ट जो स्टेम का है, दैट ग्रो horizontally, and they after some time they again come out from the soil surface and grow vertically. पहले ये क्या करेगा? हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, और कुछ समय के बाद ये क्या करेगा? वर्टिकली ग्रो करेगा और ऊपर की तरफ बाहर निकलेगा और नए प्लांट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। थोड़ी ग्रोथ होने के बाद ये पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही रनर का फॉर्मेशन भी है। बाय रनर के फॉर्मेशन से भी आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। कहाँ? प्लांट्स में, जैसे स्पाइडर ग्रास है, पिपरमेंट है, स्ट्रॉबेरीज हैं। ये स्ट्रॉबेरी का आपका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होगा आपका कि बेसल पार्ट जो है स्टेम का, ये यहाँ पे देखो, ये जो बेसल पार्ट है ये जो ग्रो कर रहा है ये अंडरग्राउंड होगा, बिलो द सॉइल सरफेस होगा। ये बेसल पार्ट से वर्टिकली ऑब्लिकली ग्रो करेगा और अबव द ग्राउंड होगा। अगेन वो कुछ दूरी चल के क्या करेगा? सॉइल सरफेस पर फिर से अटैच होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। अगेन अगेन ये रनर की तरह, ऐसे रनर की तरह क्या करेगा?
सॉइल सरफेस से अटैच होगा और नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंसेस हैं कि जो बेसल पार्ट से नया ब्रांच निकल रहा है सकर अंडरग्राउंड होगा और रनर क्या होगा, अबव द ग्राउंड होगा। ये हॉरिजेंटली ग्रो करेगा, ये ऑब्लिकली ग्रो करेगा एंड अगेन अटैच टू द सॉइल सरफेस। ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखने हैं इनमें। ठीक है, थैंक यू। ये आपका क्या है, पूरा इस चैप्टर का असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात हो गई। और अगर कोई दिमाग कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 9621516550 पर आप मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं medicamantra@gmail.com पर। ठीक है, थैंक यू।